वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है 24 के लिए। एनसीएंट हिस्ट्री हम इसमें कवर कर रहे हैं। ठीक है, राम शरण शर्मा की बुक है ये, और 11 टॉपिक हमने इसमें कवर कर लिए हैं अपने। और आज का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक नंबर 12, ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण। ठीक है, 18 टॉपिक इसमें कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक हो चुका था। और टेस्ट में काउंटिंग करें तो ये टेस्ट है 45वें नंबर का। तो टॉपिक या लेसन नंबर 12, ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण। इस टॉपिक से जो क्वेश्चन नंबर 1 बनता है वो है 516 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में ईरानी आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, सबसे पहले देरियस ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। यह साम्राज्य का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र था। ठीक है, पश्चिमोत्तर भारत। और इस क्षेत्र में सुगठित शक्तिशाली राज्य का अभाव था। कौन सा करेक्ट है इसमें? 516 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में ईरानी आक्रमण। सबसे पहले देरियस ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। और पश्चिमोत्तर भारत साम्राज्य का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र था, और यह क्षेत्र या इस क्षेत्र में सुगठित शक्तिशाली राज्य का अभाव था। तो तीनों के तीनों करेक्ट है स्टेटमेंट। डी है इसका आंसर 1 2 3। देखिए, सबसे पहले ईरानी शासक देरियस ने 516 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। उसने पंजाब और सिंधु नदी के पश्चिम के इलाके व सिंध को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। और ईरानी साम्राज्य में कुल मिलाकर 28 छत्रपियाँ थीं। पंजाब और सिंध प्रदेश इसके 20वां प्रांत या छत्रपी बना था। पंजाब का सिंधु नदी के पश्चिम वाला हिस्सा साम्राज्य का सबसे अधिक आबाद और उपजाऊ क्षेत्र था। और पश्चिमोत्तर भारत में मगध की तरह कोई शक्तिशाली साम्राज्य नहीं था। छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ते रहते थे, और यह क्षेत्र समृद्ध भी था। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। डी है आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत और ईरान के संपर्क के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। भारत और ईरान के संपर्क हुआ तो क्या क्या परिणाम हुए? खरोष्टी लिपि का आगमन हुआ, स्थापत्य कला पर ईरानी प्रभाव, व्यापार संबंधों की स्थापना हुई। कौन सा इसमें करेक्ट है? भारत और ईरान के संपर्क के परिणाम, खरोष्टी लिपि का आगमन हुआ, स्थापत्य कला पर ईरानी प्रभाव, व्यापार संबंधों की स्थापना हुई। ये तीनों के तीनों हुआ। तो 1 2 3 डी है इसका आंसर। देखिए, ईरानी लिपिकार भारत में लेखन का एक खास रूप लेकर आए, जो खरोष्टी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह लिपि अरबी की तरह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। और मौर्य वास्तुकला पर ईरानी प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अशोककालीन स्मारक, विशेषकर घंटा के आकार के गुंबज, कुछ हद तक ईरानी प्रतिरूपों पर आधारित थे। और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में ईरानी सिक्के भी मिलते हैं, जिनसे ईरान के साथ व्यापार होने के संकेत मिलते हैं। नंबर 3 पर ये भारत में सिकंदर की सफलता के संदर्भ में विचार करेंगे। देखिए, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, इसलिए सिकंदर जीत गया। उसके पास प्रशिक्षित सैन्य बल था। दूसरा स्टेटमेंट यह है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। देखिए, भारत में उस समय कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ते रहते थे। सिकंदर के पास श्रेष्ठ सेना थी, इसलिए वह हर युद्ध में विजय प्राप्त करता गया। लेकिन अंत में यही श्रेष्ठ सेना थकेगी, ठीक है, और लौट जाएगी। नंबर 4 पर आ जाइए। सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण करने के क्रम में सबसे पहले किस राजा से उसका सामना हुआ था? पोरस से, उदयन से, आरंभी से, चंद्रगुप्त मौर्य से? चंद्रगुप्त मौर्य तक तो पहुंच नहीं पाया था ये। सबसे पहले उसका सामना हुआ था आरंभी। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण करने के क्रम में सबसे पहले तक्षशिला के शासक आरंभी से उसका सामना हुआ। हालांकि वह सिकंदर से हार गया था आरंभी।
नंबर 5 पर आ जाइए। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। उसका भारत में सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध पोरस ने किया और उसके द्वारा भारत पर आक्रमण के समय मगध पर मौर्य वंश का शासन था। देखिए, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय मौर्य नहीं बल्कि नंद वंश का शासन था। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। जहां जहां दो है उसको हटा दीजिए, केवल एक का आंसर हो जाएगा। सी क्यों कर दिया भाई? सी थोड़ी है, केवल एक है, ओनली वन। देखिए, सिकंदर के भारत पर आक्रमण के क्रम में पहला सामना तक्षशिला के शासक आरंभी से हुआ था, परंतु झेलम नदी के किनारे पहुंचने पर सिकंदर का पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध पोरस ने किया। वह पोरस की बहादुरी और साहस से बड़ा प्रभावित हुआ, इसलिए उसने उसका राज्य वापस कर दिया और उसे अपना सहयोगी बना लिया। तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। उसके आक्रमण के समय मगध पर नंद वंश का शासन था, मौर्य वंश का नहीं। तो इनकरेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट। और उस समय नंद वंश का राजा कौन था? घनानंद। नंबर 6 पर आ जाइए। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। उसके भारत अभियान से 4 भिन्न भिन्न स्थल मार्ग और जलमार्ग खुले। उसने झेलम के तट पर बुकेफाल नगर बसाया और नियारकस को उसने नियारकस को सिंधु नदी के मुहाने से फरात नदी के मुहाने तक स्थल मार्ग खोजने को भेजा था। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम। सिकंदर के आक्रमण का पहला परिणाम, उसने भारत अभियान से 4 भिन्न भिन्न स्थल मार्ग और जल मार्ग खुले। ठीक है, उसके भारत अभियान से 4 भिन्न भिन्न जल मार्ग और स्थल मार्ग खुले। उसने झेलम के तट पर बुकेफाल नगर बसाया। दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, तीसरा गलत है। उसने नियारकस को सिंधु नदी के मुहाने से फरात नदी के मुहाने तक स्थल मार्ग नहीं बल्कि बंदरगाह खोजने को भेजा था। ठीक है, तो थर्ड वाले को एलिमिनेट कर दीजिए। जहां जहां 3 है वो नहीं होगा, केवल एक और दो, इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए, इसके आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भारत और यूनान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापना था। सिकंदर के अभियान से 4 भिन्न भिन्न स्थल मार्गों और जल मार्गों के द्वार खुले। इसने यूनानी व्यापारियों और शिल्पियों के लिए व्यापार का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, इससे यूनानी और व्यापारियों और शिल्पियों के लिए व्यापार का मार्ग प्रशस्त हुआ और व्यापार की तत्कालीन सुविधा बढ़ी। तो करेक्ट हो गया पहला स्टेटमेंट। दूसरा वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि उसने झेलम के तट पर बुकेफाल नगर और सिंध को सिकंदरिया नगर बसाया था। सिंध में सिकंदरिया नगर बसाया था, जो उपनिवेशों में सबसे महत्वपूर्ण थे। तो पहला दूसरा करेक्ट है दोनों। तीसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि उसने अपने मित्र नियारकस के नेतृत्व में सिंधु नदी के मुहाने से फरात नदी के मुहाने तक समुद्र तट का पता लगाने और बंदरगाहों को ढूंढने के लिए भेजा था, न कि स्थल मार्ग। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय झेलम और चिनाब नदियों के बीच निम्नलिखित में से किस शासक का शासन था? आरंभी, देरियस, पोरस, घनानंद। झेलम और चिनाब नदियों के बीच निम्नलिखित में से किस शासक का शासन था? इसका आंसर है पोरस, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, झेलम और चिनाब नदियों के बीच पोरस का शासन था, सीधे सीधे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 324 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 325 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 326 ईसा पूर्व। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। देखिए, सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। वह खैबर दर्रा पार करते हुए भारत आया था। ये दर्रे का नाम भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। सिकंदर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। उसका भारत अभियान 19 महीने का रहा था और वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित होकर वापस लौट गया था। देखिए, सिकंदर का चंद्रगुप्त से तो सामना हुआ ही नहीं था। गलत है पहला, दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला सही है। और सही ही पूछा है तो आंसर इसका केवल एक हो जाएगा। उसकी सेना 10 सालों से लड़ते लड़ते बहुत थक गई थी, आगे बढ़ने को तैयार नहीं थी
तो वापस हो गए वो। देखिए उसका अभियान 19 महीने तक चला, यानी 326 ईसा पूर्व से 326 से 325 ईसा पूर्व तक। तो पहला स्टेटमेंट सही है। उसका मुकाबला चंद्रगुप्त से नहीं हुआ। उसकी अपनी सेना 10 वर्ष के लंबे अभियान से लड़ते लड़ते थक चुकी थी और भारत की उष्ण जलवायु में वे बीमारियों से ग्रस्त हो गए थे। सिकंदर द्वारा बार बार समझाने पर भी वो लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, उसकी सेना आगे नहीं बढ़ना चाहती थी और अंत में अपनी सेना से हार कर वापस लौट गया वो। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। तो इस टॉपिक से निकलते हैं ये 9 प्रश्न, इनकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। इसकी फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज़ आप प्राप्त कर सकते हो पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट इस सीरीज़ की बना रखी है, आप बैक टू बैक प्रैक्टिस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। धन्यवाद।